नमस्कार, लोकतंत्र में आपका बहुत स्वागत है और शुरुआत करते हैं अपने इस खास पेशकश की। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सभी दल ताल ठोक रहे हैं और सियासी अखाड़े में जोर आजमाइश शुरू हो गई है। इस दौरान सियासी प्रतिद्वंदियों पर जुबानी हमले और आरोप लगाकर इमेज खराब करने की कोशिश भी की जा रही है। कुछ दिनों पहले 200 करोड़ की भारी भरकम रकम की कैश रिकवरी को लेकर सियासत तेज हो गई थी। सीएम योगी से लेकर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पीयूष जैन के बहाने काले धन के इस खेल को समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे थे। अब सियासी हमले का एक दौर और चला है। मालेगांव ब्लास्ट में गवाह के खुलासे के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला है। फर्रुखाबाद से जन विश्वास यात्रा के दौरान सीएम योगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में हिंदुओं पर झूठे केस दर्ज किए गए, इसके लिए पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। आज जब कांग्रेस हिंदू धर्म पर अपना पक्ष नए तरह से रख रही है तो ऐसे वक्त में बीजेपी का आरोप पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मामला बढ़ता देख सांप्रदायिक माहौल का भी है जो हिंसा को भी तूल दे सकता है। वहीं जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की गैर जिम्मेदाराना हरकत भी सपा और कांग्रेस की इमेज को खराब कर रही है। आज हालात ये हैं कि सदन में सार्थक बहस होती नहीं है और बाहर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ता है। और चिंता की बात यह है कि इस घमासान में विकास के मुद्दे कहीं खो से जाते हैं, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ेगा। चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप का दौर अब काफी तूल पकड़ चुका है। कल तक जुमलों का ही इस्तेमाल किया जा रहा था, अब आरोप और संगीन होते दिख रहे हैं। पार्टियों के कार्यकर्ता भी बेलगाम होते दिखाई दे रहे हैं। मालेगांव विस्फोट केस को लेकर कांग्रेस पर सीएम योगी हमलावर होते दिखे। मालेगांव विस्फोट मामले के एक गवाह ने मंगलवार को अदालत में दावा किया कि आतंकवाद निरोधी दस्ते ने उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 4 नेताओं के नाम लेने के लिए मजबूर किया था। कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा, हिंदुत्व विरोधी चेहरा, हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का राहुल गांधी, सुशील कुमार शिंदे और सोनिया गांधी का जो प्रयास है, उसकी विफलता सामने दिखाई दे रही है। एटीएस का दबाव था कि आरएसएस के लोगों का नाम लिया जाए, योगी का नाम लिया जाए, ये नाकाबिले यकीन है। एटीएस का दबाव तो फिर भी रहेगा, लेकिन शक और शुबा तो पैदा होता है। इसलिए इस गवाह की कायदे के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यह शायद गवाह जिन्होंने सत्य और सही बताया कि उनके ऊपर कैसे कांग्रेस की यूपीए के दलों ने मिलकर अत्याचार करवाए एजेंसियों से और मिसयूज करते हुए उन पर दबाव बनाया, और इसलिए शायद ये 14वां 15वां गवाह होगा जिसने इस बात को कहा है। गवाह के इस दावे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बरसते हुए इसे देश के खिलाफ अपराध करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसा खिलवाड़ कर रही थी, ये किसी से छिपा नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब आतंकियों को प्रेरित करते थे और आज जब सत्ता से बाहर हैं तो जनता के हित के हर कार्यों का विरोध करते हैं। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे, और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। वहीं पीएम मोदी की कानपुर रैली में फसाद कराने की साजिश को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है। एक गाड़ी भी बरामद की गई है।
पीएम की रैली के ठीक पहले कानपुर के नौबस्ता में ऑल्टो कार में जमकर तोड़फोड़ हुई थी और पुतला दहन हुआ था। तोड़फोड़ और आगजनी का वीडियो रैली से ठीक पहले वायरल किया गया था। नौबस्ता थाने इलाके में कल की हुई घटना के संदर्भ में कानपुर पुलिस ने अपनी जांच तेजी से आगे बढ़ाई है और इस संबंध में हमने गाड़ी जिस गाड़ी को तोड़ा गया था उसे हमने बरामद कर लिया है और साथ में हमने घटना से जुड़े हुए 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। मंगलवार को कानपुर पहुंचे मोदी ने शहरवासियों को अत्याधुनिक मेट्रो को लोगों को समर्पित किया। इस दौरान समाजवादी छात्र सभा मोदी योगी का पुतला फूंकने के बाद एक कार में तोड़फोड़ की। कार में बीजेपी का बैनर लगा हुआ था। जाहिर है चुनावी मौसम में अब हिंसा का उन्माद सीमा लांघ रहा है। ऐसे में अब विकास के बुनियादी मुद्दे गौड़ हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जाहिर तौर पर कहां गए विकास के मुद्दे, क्योंकि लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का है जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। इसी पर हम चर्चा भी आज करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विजय खेरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। इसके अलावा डॉक्टर अरविंद गुप्ता सपा से हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम देख रहे हैं अब जिस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट का जो केस है, इसमें देखा कि एक गवाह अपने बयान से मुकरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद अब योगी आदित्यनाथ आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो आप लोग झूठे मुकदमे लगाया करते थे बीजेपी नेताओं के ऊपर और पूरी तरीके से जाहिर तौर पर घेरने की यहाँ पर कोशिश की गई है कांग्रेस को। जाहिरा जेपी किस तरह की राजनीति कर रही है इस समय देश में, ये सभी को अवगत है और सभी जान रहे हैं। सभी एजेंसियों को फ्रंटन की तरह यूज कर रहे हैं। ये आज नहीं, मैं आपके चैनल पे पहले भी कह चुका हूं और अभी भी जो गवाह के बयान बदले जा रहे हैं और जो आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, इनको अपने ही गिरेबान में झांकना चाहिए कि पूरे देश में किस तरह का माहौल इन्होंने पैदा किया और आज सत्ता में होने से सत्ता की ताकत का प्रयोग करते हुए ये इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं भी इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि कोई दबाव बनाया गया था या कोई ऐसा उपक्रम था कि जिसमें गलत लोगों को फंसाया जाए। आज जरूर ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से दबाव बना के 7-8 साल से आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे। आपकी एजेंसियां अभी तक जो चीजें चल रही थी, आज आप ठीक चुनाव से पहले गवाह मुकरता है और उसको एक मुद्दा बनाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको ध्रुवीकरण चाहिए है हिंदू वोट के लिए और आज ऐसी कई खबरें हैं। अभी काशी विश्वनाथ टेम्पल से वहां से कई महंतों के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ कॉरिडोर को एक टूरिस्ट प्लेस और यहाँ पे व्यापार की नगरी के रूप में बदला जा रहा है, जबकि ये आस्था का मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी हर चीज का व्यापार करना जानती है, अपने हित में पलटना जानती है। इसलिए ये सारा षड्यंत्र हो रहा है कि किसी तरह से हिंदू वोट को अपने पक्ष में लाया जा सके या ध्रुवीकरण किया जा सके। इसके पीछे की कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन ये कोई पहला गवाह नहीं था। हम देख रहे हैं कि हम करीब 14-15 गवाह ऐसे हैं जो अपने बयान से पलटे हैं। डॉक्टर विजय खेरा जी के पास आना चाहूंगी। आप क्या कहेंगे? अब जिस तरीके से लगातार आप लोग ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में बीजेपी नेताओं को फंसाने की कोशिश की जाती थी झूठे मुकदमों में, और आपने भी देखा कुलभूषण त्रिपाठी जी ने ये बात कही है कि आप लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं इस मुद्दे पर। हम तो बाद में कहेंगे, पहले ही अपने कांग्रेसी नेताओं की बात ही सुन ले। वही बात, मनीष तिवारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कई बार क्या कर रहे हैं वो? मनीष तिवारी जी ये बोला है, लिख के बोला है अपनी किताब में कि जब हमला हुआ था 26/11 का बॉम्बे में हमला जब हुआ था तो मनमोहन सिंह सरकार ने जानबूझ के कुछ एक्शन नहीं लिया। मैं नहीं कह रहा ये कांग्रेस बोल रही है खुद से। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या बोला था जब चीन से खतरा था? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब क्या बोला था? जो उन्होंने लिखा है कि हमने आगाह किया था, उसको मनमोहन सिंह जी ने बहुत लग दिया। ये यूपी सरकार का रिकॉर्ड है और खासतौर से कांग्रेस पार्टी का जिसके खुद के नेता दे रहे हैं। हमें कहते बाकी चीजें जो कानून वो भी ये तो पुरानी आदत
अगर वो या उनसे तो ऐसी मतलब जनता भी जानते हुए आपराधिक करके सरकार के लिए अपने खातिर पार्टी सरकार तो करेंगे हथकंडे, लेकिन इस भी सब नहीं है, बताता है पुराना। और जो एक के बाद एक से जुड़ी है, जिनके बारे में नेता क्या है। डॉक्टर विजय खेरा जी, आपकी आवाज ना ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है हम तक, शायद कुछ तकनीकी खराबी है जी। अब आएगी क्या? जी डॉक्टर विजय खेरा जी, मैं लौटूंगी आपके पास, फिलहाल आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी के पास आना चाहूंगी। डॉक्टर अरविंद गुप्ता, आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार आप लोगों को भी बीजेपी घेर रही है और हमने देखा था अभी पीएम की रैली के दौरान भी सपा के कुछ पदाधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसी तरीके से आप आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है चुनावों के नजदीक आते ही, और जो विकास के मुद्दे हैं कहीं खो से गए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर विकास खेरा जी हमारे साथ, माफ कीजिएगा, डॉक्टर विजय खेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कुछ अपनी बात रख रहे थे। विजय खेरा जी, अपनी बात रख सकते हैं अब आप। क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लग रहा है फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, आप क्या कहेंगे, जैसे कि अब समाजवादी पार्टी पर भी बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और साफ तौर पर उनका कहना था कि जिस तरीके से हमने देखा था कि पीएम की रैली के दौरान भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फसाद करने की कोशिश की गई थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने अब इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है और गिरफ्तारी भी हुई है। मैं आपको न्यूज बता देता हूँ जी कि जो इन लोगों का अभी वो सिद्ध नहीं हुए हैं उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन 5 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है जी। और ये भी कहा है कि भाई जो भी पुलिस कार्रवाई होती हो, जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होती हो, उसे पूर्ण तरीके से किया जाए। हम इन लोगों के पक्ष में बिल्कुल खड़े नहीं जी। मैं एक दूसरी चीज आपसे पूछता हूँ, ये तो इन्होंने जो भी किया, उन्होंने गाड़ी का दिखा रहे थे जिस तरीके के किया है, लेकिन क्या समाज बीजेपी ने जो है, जो अजय मिश्रा टेनी के लड़के जिसने कि कुचल दिए लोगों को, की हत्याएं करी हैं, क्या अजय मिश्रा टेनी को निष्कासित किया पार्टी? उन्हें तो अपने जो सिरमौर बना के लिए घूम रहे हैं। मैं आपको कानपुर का ही बता दूं, कानपुर में जो अरविंद राज हैं, हत्या के आरोपी में जेल गए थे, इस टाइम युवा मोर्चा मंत्री हैं, क्या आपने उन्हें पार्टी से बाहर निकाला? ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने शरण दे रखे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन का काम करती है, इधर से अपराधी डालो, उधर से शिष्टाचारी निकलता है, इधर से व्यभिचारी डालो, उधर से शरीफ निकलता है, इधर से बेईमान डालो, उधर से ईमानदार निकलता है। अब देखिए, सीधी सी बात है कि वॉशिंग मशीन जो है बहुत दिन नहीं चलेगी, क्योंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ेगी। और निश्चित तौर पे आप मान चलिए 2022 में माननीय अखिलेश जी की जबरदस्त वापसी होने वाली है, क्योंकि इस टाइम आप एक चीज देख, हम लोग हर जगह जो करते हैं, जैसे इस टाइम हमें कोरोना पर अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए, कोई बात नहीं होती। महंगाई जबरदस्त होती है, कोई बात नहीं होती। आप समझ लीजिए, अभी अलीगढ़ में जो है एक व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई जी, और बात आप करते हैं कि आप हमारे यहाँ जो है बिल्कुल गुंडागर्दी वो सब खत्म हो गई। चलिए ठीक है, इसे जवाब ले लेते हैं, डॉक्टर विजय खेरा जी से जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे आप कि आपको वॉशिंग मशीन कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो भी जाते हैं वो धुल के बिल्कुल स्वच्छ निर्मल होके सामने आ जाते हैं? अभी तो क्या रहेंगे, फर्क पड़ता नहीं है। सवाल है जनता क्या पर जाइए, जनता के साथ क्या हुआ चाहिए। एक बात से मितफाक है, जो काट की हालत लगेगी वो बिल्कुल ठीक है, तो उतार के फेंक दिया जनता ने, उठा के सीधे 50 से नीचे कर दिया इनको विधानसभा में, लोकसभा में 5 सीटों पर कर दिया, बासापा से आधी सीटों कर दी। उसके बावजूद भी अगर इतनी दम है वो नहीं थी, तो मैं नहीं कह सकता, मतलब नहीं कह सकता,
सामान्य इन सब चीजों को इतना दुर्दशा हुई है, इतना बुरा इतिहास उनका हो गया, उसके बावजूद ये कह रहे सामने प्लेयर पकड़ गए, अब उन्होंने पार्टी से हमने निकाल दिया। सवाल पार्टी से निकाले निकाले इसका नहीं, सवाल संस्कृति का है जिसे आपको हटाना होगा। हृदय से उसको मिटाइए। जिस संस्कृति अजय मिश्रा की संस्कृति बड़े होते हैं, और जब मिस्टर सेंगर की क्या संस्कृति थी, उनसे अति के बात मुख्तार जी को लेके आएंगे कभी। हर जिले में ये स्थिति है। 1,500-2 हजार से ज्यादा गुंडे बदमाश पकड़े गुंडे करते हैं प्रदेश की पार्टी के, जो अब वापस आएंगे। लेकिन ये भूल गए कि संगठन है, यहाँ व्यवस्था से ही चलेगा। इसलिए अब गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। की आड़ी पुराना आड़ी सब छोड़, अब तो सामने सच पे आइए ना। क्या आपके लोगों ने हरकत नहीं की कानपुर में? ये सच नहीं है। क्या आपके लोगों ने जमीन नहीं कब्जा है? क्या आपके जमाने में चिंता नहीं होती थी कि बच्चा नहीं? आपके जमाने में कैसी आपका नहीं होती? इन सब कारण से आपने जाके फेंक दिया। लोकसभा में देखा आपने कांग्रेस से मिले, कांग्रेस की दुर्दशा कर दिया। भाजपा से मिले, भाजपा की दुर्दशा कर दी। अब अकेले हो 15-25 विधायक जीत गए तो अच्छी बात है। बाकी आप सबने आपको देखना चाहें तो उनको निकालने से कुछ नहीं होगा। लेकिन संस्कृति बदलो। विजय खेरा जी, देखिए ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चुनावों के टाइम पर इतनी ज्यादा चरम पर पहुंच जाती है, जो असली मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं खो से जाते हैं। और इस बार भी हम यही सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि महंगाई देखिए वो चरम पर है। और अब जिस तरीके से ये जो पीयूष जैन वाला मामला आया था, इत्र को लेकर जो तमाम तहखाने मिले हैं, नोटों की गड्डियां मिली हैं, और करीब जैसे कि हमने देखा कि भारी तादाद में आप लोग भी लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे इसको लेकर। तो ये मुद्दा तो है, चलिए, लेकिन जो एक विकास का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, उसको लेकर क्यों नहीं आप जनता को रिझाने की कोशिश करते हैं? उसको लेकर कोई वादे क्यों नहीं किए जाते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि चुनाव विकास पर हो। हम चाहते हैं चुनाव, अगर आप चाहते हैं तो महंगाई की बात करो, लेकिन आप तो लोकसभा से भाग जाते हैं ना, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। क्यों नहीं बात की इसके ऊपर? बात तो थी इसमें डिस्कस करने के लिए। आपको क्या किसी तरीके से लोकसभा में चलने का बात करवाना चाहो ना उस पर। आप जनता के सामने यही बात करिए ना, कानून की बात करिए ना। हमने विकास नहीं किया, ये तो लोगों को नहीं बोलिए। अगर आप महंगाई की बात करना चाहे नहीं देता है, इस पर भी बात कर लीजिए। बदलेंगे आप मुस्लिम की लाइन सही करना चाहते थे, अब नहीं हो पाएगी। अब चलिए ठीक है, ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब जनसभाएं होती हैं, भले हम राहुल गांधी की बात करें, हम अखिलेश यादव की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो विकास के मुद्दे होते हैं हमें खोए हुए से नजर आते हैं। कुलभूषण त्रिपाठी जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब राहुल गांधी भी यहाँ पर हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। नहीं, सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर राहुल जी मैदान में नहीं उतरे हैं। जब भी आप उन सभाओं को देखेंगे, लगातार हमारी पार्टी को देखेंगे, आज भी जो प्रियंका जी ने महिलाओं के साथ शक्ति संवाद किया है, उसमें भी मुद्दे यही थे कि महंगाई की क्या स्थिति है, समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से भाग रही है, क्योंकि वह पूरी तरह से इन मुद्दों पर फेल हो चुकी है। तो उनके लिए सिर्फ एक यही कार्ड बचता है कि कहीं भी या तो चर्चा न हो, संसद चलाने की जिम्मेदारी। एक तरफ तो विजय खेरा जी कहते हैं कि इतना बड़ा बहुमत है हमारे पास, जनता ने समाजवादी पार्टी को साफ कर दिया, कांग्रेस को साफ कर दिया, बसपा को साफ कर दिया, सिर्फ आपको रखा है ना पार्लियामेंट में। फिर पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही है? पूरे बहुमत के साथ आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, सबसे ज्यादा सांसद आपके पार्लियामेंट में हैं, राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक आपके हैं, न तो आप वहां चर्चा चाहते हैं। किसान बिल जब आप लाए तब भी चर्चा नहीं की, जब वापस लिए तब भी चर्चा नहीं की, क्योंकि आप मुद्दों से भागते हैं। महंगाई पे आप संसद में एक दिन बात नहीं होने देंगे। आप पहले ही दिन विपक्षी सांसदों को निष्कासित करके और उसको एक ढाल बना के उसी एजेंडे पे शोर शराबा करा के पूरा टाइम निकाल देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार कार्यपालिका की जवाबदेही कहां बनती है? संसद में, विधायिका में। इसलिए आप चाहते ही नहीं कि संसद की कार्यवाही हो और मंत्रियों से सवाल पूछे जाए कि श्रम मंत्रालय ने क्या काम किया,
रक्षा मंत्रालय की क्या नीतियां चल रही हैं। चीन आपके यहाँ हर बाउंड्री पे आके अंदर घुसा बैठा हुआ है। एक वाइट पेपर ही आप जारी कर दें, आपको नासा फोटो भेजता है, विदेशी एजेंसियां उस पर बात करती हैं। हंगर इंडेक्स में हम कहां पहुंच गए हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या पोजीशन है, महामारी से निपटने के आपके क्या इंतजाम है, उस पर आप बात नहीं करेंगे। आप तो हर मुद्दे को वहीं पर ले आएंगे जिससे ध्रुवीकरण में आपको फायदा हो। अगर जो पेपर लीक का मामला था मीडिया ने उठाया, आपको अभी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल पे बुलाया, लेकिन आज कहां है वो सब मुद्दे, कब वो परीक्षा हो रही है, उन्होंने जिन्होंने पेपर आउट किया उन पर क्या कार्रवाई हुई, कहां गया बुलडोजर, उसके लिए विजय खैरा जी के पास कोई जवाब नहीं होगा। दरअसल सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपने सभी मुद्दों पे फेल है, ये 15 लाख पर फेल है, ये अच्छे दिन पर फेल है, ये नोटबंदी पर फेल है, ये जीएसटी पर फेल है। मैं पूछता हूं, जीएसटी भी आपने लागू की, आज सेंट्रल जीएसटी कार्रवाई चल रही जैन साहब के ऊपर और सारी नई करेंसी पाई गई है। आपने नोटबंदी इसीलिए की थी ना, काला धन आप खत्म कर देंगे, आप जीएसटी के नियम इसीलिए लाए थे, लेकिन क्या व्यापारियों पे आपकी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? इसको आप गवर्नमेंट का फेलियर नहीं मान रहे हैं कि नई करेंसी इतनी बड़ी मात्रा में एक आदमी के पास इतने समय में एकत्र हो गई और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सोते रहे। ठीक है कुलभूषण त्रिपाठी जी, ठीक है, चलिए आपके पास लौटूंगी मैं। डॉक्टर अरविंद कुछ कहना चाह रहे हैं इस वक्त, कह सकते हैं आप। देखिए एक बात आपको बताऊं, एक बड़ा दुर्भाग्य है इसका। आज डॉक्टर परेशान है, डॉक्टर अगर अपनी मांगे जो जायज मांगे हैं उन्हें मनवाने के लिए अगर वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां चार्ज करो। शिक्षक परेशान है, वो अपनी जायज मांगों के लिए धरना प्रदर्शन अगर दे रहे हैं तो उनके ऊपर भी लाठियां चार्ज करो। आज मैं आपको बताऊं, राइस मिलर्स एसोसिएशन है जो कि पूरी तरीके से राइस मिल बंद पड़े हुए हैं। इनका यह है कि इन्होंने पिछले 30 साल से, मैं आपको बता रहा हूं पिछले 30 साल इसलिए कह रहा हूं कि उसमें हम कहीं ना कहीं पिछली गवर्नमेंटों का, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें सहूलियत देते थे तो फिर भी राइस मिलें चलती थी। इस साल कोई भी राइस मिल नहीं चल रही है। इन्होंने कुटाई के दाम जो उसमें धान से चावल बदलते हैं उसके रेट अभी तक कहीं पर कुछ नहीं बढ़ाए, इस पे भी इनका कोई ध्यान नहीं। मझोला व्यापारी जो है उसके जो पीछे से सप्लाई चेन है वो अभी तक अवरुद्ध पड़ी हुई है, कच्चे माल की उसे बहुत ज्यादा क़ीमत देनी पड़ रही है। नतीजा क्या होगा, वो भी घाटे में चला जा रहा है। आपको मैं बताऊं, एनसीआरबी का जो डाटा है उसमें 1,52,000 के आसपास लोगों ने आत्महत्या करी है, जिसमें 11,500 व्यापारियों ने आत्महत्या करी। अब आ जाइए आप इत्र व्यापारी की बात जो है, जो ये कह रहे हैं कि समाजवादी इत्र जो है वो पीयूष जैन का है। समाजवादी इत्र पुष्पराज जैन पम्मी जी का है जो कि सपा के एमएलसी। अब आप बताइए इससे बड़ा झूठ जो है कहां बोला जा सकता है? जहां सीएम सब झूठ बोल रहे हैं कि एक समाजवादी इत्र जो है वो तो अखिलेश यादव ने भी तो ये बात बोली कि वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। मतलब देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो है यहाँ पर। देखिए मेन मुद्दा हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि इन सब बातों को लेकर सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते हैं, लेकिन खासतौर से जो है मुद्दे होने चाहिए जनता को लेकर, जनता के बारे में सोचना चाहिए, वो कोई पार्टी नहीं सोचती है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं जी, हमारी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि हम केवल जनता की बात करेंगे, हम खराब सड़कों की बात करेंगे, हम जो आज भ्रष्टाचार जो अपने चरम पे पहुंच गया उसकी बात करेंगे, हम महंगे सिलेंडर की बात करेंगे, हम डीजल पेट्रोल की बात करेंगे, हम झाड़ू की बात करेंगे जिसका रेट 30 रुपए से 60 रुपए हो गया, हम उस गृहिणी की बात करेंगे जिसे आज अपनी गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा, इनकम हमारी हो नहीं रही है, खर्चे हमारे दिन दूने रात चौगुने बड़े चले जा रहे। हम उस व्यापारी की बात करेंगे जिसे आज जो है, तो आप लोग बात तो करते हैं लेकिन जब जनसभाएं होती हैं तो मंच पर से तो सिर्फ एक दूसरे को घेरने का ही काम होता है, बस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। आप बीजेपी को घेरते हैं, बीजेपी आपको घेरती है, तो जनता के बारे में बात नहीं होती है। ऐसा देखने को मिल ही रहा है आजकल के चुनावों में, क्या हर बार चुनावों में यही होता है? देखिए आप एक चीज देख लीजिए जी, अभी इत्र वाला मसला हुआ, माननीय अखिलेश जी ने क्या कहा, भाई अगर मान लीजिए कोई व्यापारी आपको ऐसा मिला जिसने कि टैक्स इवेजन किया, आप उसे पकड़िए और उसके बाद उसके ऊपर जो फाइन होता है वो लगा के खत्म करिए इस बात को। लेकिन इन्होंने इत्र नगरी को बदनाम कर दिया पूरे उसमें जो पूरे देश में कि भाई इत्र के व्यापारी सबसे बड़े चोर होते हैं।
और अब आप देखिए क्या निकला कि वो जो पैसा है वो उसके टर्नओवर का पैसा है, ये अधिकारियों ने भी बताया। तो फिर कहां से वो अपराधी हो गया, वो टैक्स। चलिए ठीक है, विजय खेरा जी के पास। विजय खेरा जी, आप क्या कहेंगे इस पर कि क्यों आखिर जनता के मुद्दे कहीं खो से जाते हैं? क्योंकि इन बातों को लेकर इसको इतना बड़ा विवाद बना दिया जाता है। वो बात अलग है, ये चीजें गलत है, नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम मुद्दे होते हैं वो कहीं दब से जाते हैं इन सारी चीजों के नीचे। जयराज जी, मैं पहले जरा कांग्रेस प्रवक्ता की बातों का जवाब दे दूं जी। अभी बताइए, पार्लियामेंट में किसने नहीं चलने, हमने नहीं चलने दी क्या? जी हाँ, आपने नहीं चलने दी। पार्लियामेंट किसी नहीं चलने, ये आपके कहने से तो नहीं होगा ना। हम खुद आपके भी कहने से नहीं होगा विजय खेरा जी। हमने क्या किया? हमने कागज फाड़ दिए, हम कुएं में घुस गए, हमने राज्यसभा के अध्यक्ष की बेइज्जती की। जो जया बहादुर ने किया वो तो ऐतिहासिक है। जिस तरह से 19 चेयर को कोई और दूसरा, अच्छा है कि वो सीनियर आदमी है। आप बहुमत में हैं, अभी आप ये बात कह रहे थे, क्या आप ये स्वीकारते हैं कि आप अल्पमत में हैं? अब आप बाद में जवाब दे दीजिएगा और जरूर दीजिएगा। ये तो आपने पार्लियामेंट में किया। आप जो नोटिस देते हैं उस पर कभी बहस होने देते नहीं है, और उसके बाद पार्लियामेंट सब करके घर बैठ जाते हैं। अपने आप हो जाती है वो, तो सुननी बहस करते हैं। दूसरी बात, अभी आपने कहता है चीन अंदर आगे घुस के बैठा है, और गॉड से का रिक्वेस्ट वो इस तरह की आप कम से कम देश की बदनामी न करें। चीन घुस के बैठा है, इस कैसे कह सकते हैं आप? यू आर इंसल्टिंग द कंट्री, यू आर इंसल्टिंग द आर्मी। आपको ये अधिकार नहीं। तस्वीरें देखिए, आप तो बात करेंगे नहीं, आप कोई व्हाइट पेपर इशू नहीं करेंगे। ये अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। आप ये बोलेंगे आपको अधिकार प्राप्त है तो आप व्हाइट पेपर जारी करिए ना, इससे स्पष्टीकरण दीजिए। अपने अंदर दाता की तरफ से फोटो आ रहे हैं, जो स्पष्टीकरण आपको देना है। सरकार में आप बैठे हैं, अपने विपक्ष आपसे पूछ रहा है। आपको नहीं बोलना चाहिए कि चीन अंदर आके हमारे देश में बैठा है। हम कह रहे नहीं, प्रधानमंत्री जी तो कह रहे ना कोई आया था, 1 इंच नहीं घुसा है। चाहे सिंगल एक पे आप देख लीजिए। चलिए ठीक है, कुलभूषण जी आपको मौका मिलेगा बोलने का। किस तरीके से चुनावों के आते ही आरोप प्रत्यारोप बढ़ जाते हैं और कहीं जो जनता के मुद्दे हैं दब से जाते हैं, इसी पर चर्चा हमारी जारी है। कुलभूषण त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले अपनी बात रख सकते हैं। जायरा जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल मुद्दों से खुद भाग रही है, क्योंकि हर मुद्दे पर फेल है। नोटबंदी जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी तो उन्होंने बहुत महिमामंडन किया था बैंक कर्मियों का। बैंक कर्मी इस समय देश में किस स्थिति में गुजर रहे हैं और क्या वो कर रहे हैं, विजय खेरा जी को सुनने में बड़ा तकलीफ होगी, क्योंकि ये सुनना वो चाहते ही नहीं, ये बात करना ही नहीं चाहते। ये तो ये चाहते हैं जो ये कहे वही सच है और इनकी पार्टी की आलोचना हो तो वो देशद्रोह है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, आपको सुनना पड़ेगा। बैंक कर्मी आज किस हालात से गुजर रहे हैं, बैंकों के निजीकरण के कारण वो कब से धरने पे बैठे और लगातार सरकार को चुनौती दे रहे। इन्हीं बैंक कर्मियों की तारीफ की थी मोदी जी ने। दूसरी बात, अभी कोरोना में जिन डॉक्टर्स के ऊपर फूल बरसाए गए, हेलीकॉप्टर घुमाए गए, बड़ा सम्मान किया गया और सभी विपक्ष ने, सभी ने, पूरे देश ने मिलकर साथ दिया। आज वो डॉक्टर्स के साथ पुलिस क्या व्यवहार कर रही है? आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री है और दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अधिकार क्षेत्र में आती है। क्या हुआ कल सफदरजंग में, आपने देखा होगा किस तरह से छावनी बनानी पड़ रही है आपको। और अभी भी देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और कोरोना का संकट हमारे सर पे मंडरा रहा है तीसरी लहर के रूप में। साथ ही जितने सरकारी कर्मचारी थे जिनको आप तारीफ करते रहे कि उन्होंने सरकार के साथ दिया और कोरोना महामारी से देश को बचाया, आज वो सभी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने रोक लगा रखी है कि कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आज सभी मुद्दों पर घिर गई है, इसलिए यह बात करने से बचती है और ऐसे मुद्दे उठा के लाती है जिनकी दम पर जनता को बरगलाया जा सके और हिंदू मतों का ध्रुवीकरण किया जा सके। चलिए ठीक है, ध्रुवीकरण करने का आरोप लगा रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। डॉक्टर अरविंद के पास आना चाहूंगी, इसका जवाब मैं बाद में लूंगी विजय खेरा जी से। डॉक्टर अरविंद, आप क्या कहेंगे, आप कितने सहमत हैं इस बात से? क्योंकि ध्रुवीकरण की बात जब सामने आती है तो बीजेपी आप पर आरोप लगाती है कि आप लोग ध्रुवीकरण करते हैं और आप भी, और जैसे कि अभी कुलभूषण त्रिपाठी जी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया, आप सभी एक दूसरे पर ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन आखिर कर कौन रहा है ध्रुवीकरण? क्या वाकई में ध्रुवीकरण हो रहा है? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ध्रुवीकरण जो है एक जो जनता के मुद्दे होते हैं उन्हें छुपाने के लिए, उन्हें बैकफुट पे लाने का एक छलावा है।
और उसमें क्या होता है कि लोग जो मुख्य मुद्दे होते हैं उनसे इधर उधर हो जाते हैं और उन कुछ चीज़ों पे आके एकत्र वो हो जाते हैं कि हम मतलब मुख्य मुद्दे हमारे साइड बाय साइड होते चले जाते हैं, इसीलिए ध्रुवीकरण की राजनीति कही जाती है। एक चीज़ तो मैं जरूर कहूँगा कि चाहे कोई भी स्थिति हो, हमें अपनी आर्मी और हमें राष्ट्र की संप्रभुता पे कभी भी सवाल नहीं उठाए जाने, क्योंकि सीधी बात है, राजनीति में राजनीतिक मतभेद होने चाहिए, लेकिन हमारे राजनीतिक मतभेद हमारे राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता से ऊपर नहीं। इस चीज पे हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम राजनीति करें लेकिन राष्ट्र की अखंडता के साथ कोई समझौता ना। यहाँ पे मैं एक चीज, जो हमारे मुद्दे आज देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसके ऊपर अगर मैं तो किसी भी तरीके से कोई भी पहल नहीं करी जाए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है स्किल डेवलपमेंट है। लोगों के हाथ में हुनर नहीं। हमारे जो राजमिस्त्री हैं वो अपने जो पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं, हमारे जो बढ़ई हैं पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं, हमारे जो ठेकेदार हैं वो भी सब पुराने तरीके से काम कर रहे हैं। आज हमें नए तरीके से स्किल डेवलप करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना चाहिए। सही बात तो यह है कि बनते हैं प्रोग्राम, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कहीं पर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, लाइन सफारी हमारी बनी इटापा में, आप कभी जाके देखिए, बना तो मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन सफारी। आप देखेंगे तो आपको दिल खुश हो जाएगा, इतना बढ़िया बनाया है। क्या डेवलप किया है लोगों ने पिछले 5 साल में उसमें? क्या वो अखिलेश ने अपनी निजी संपत्ति के रूप में डेवलप करी? ये तो राज्य की संपत्ति है। आपने क्या किया, आप उसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया कि जैसे पता नहीं, और जबकि कितना अच्छा, कितना लोगों को रोजगार मिलते हैं वहां पर, और कितने लोगों का जीवन पोषण उससे हो। डॉक्टर अरविंद जी, जब आपकी सरकार थी तब क्या कुछ करा था आप लोगों ने इसको लेकर? देखिए, लायन सफारी पूरी हमने डेवलप करी जी, आपने कहा हाँ, लायन सफारी करी। उसके अलावा आप समझिए वहां पर जो है शेरों का एक हमने ब्रीडिंग सेंटर डेवलप किया, ताकि वहां पर शेर वहां पे रहें भी, और साथ में ब्रीडिंग के द्वारा वहीं उनका हैबिटेट डेवलप हो जाए, ताकि यहीं तो वो अपना लाइफ साइकिल यहीं पूरा करना शुरू। और आप देखिए, उसे बड़े अच्छे से स्टेप किया, बिल्कुल बंजर जमीन में हमने जो है हरियाली उगा दी, लेकिन पिछले 5 साल में तो बिल्कुल दुर्दशा का शिकार, किसी भी तरीके की रखरखाव नहीं करती। देखिए, ये तो हम हमेशा देखते हैं, जिसकी सरकार होती है वो अपने कामों को और बेहतर करता है, और कहीं ना कहीं जब दूसरी सरकार आ जाती है तो जो पिछली सरकार के किए गए कामकाज होते हैं या फिर योजनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं धरातल में जाती हुई दिखाई देती हैं। देखिए, ये सभी पार्टियों के साथ हैं यहाँ पर। डॉक्टर विजय खैरा जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर भी ध्रुवीकरण के आरोप लगते रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर, और इस बार भी यही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी के समय 84 की परिक्रमा रोक दी गई थी। क्यों? इसलिए हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण। किसने काबुल को रोका था खबरियों को जाने से गोला करना? समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री। ये है ध्रुवीकरण। अब ये चुनाव जब आया तो ध्रुवीकरण नहीं हो रहा था, क्योंकि देवबंद के मुसलमान जी, मुरादाबाद और रामपुर के मुसलमानों के कई बीच आए थे कि अब दंगे नहीं हुए हैं, ये शासन ठीक है। जब दंगे होते थे, कितने दंगे हुए इंग्लिश के शासन में हुए हैं, दर्जन हुए हैं, गिना सकते हैं आपको, गोरखपुर से लेके बनाई तक सारे गिना सकते हैं। लेकिन बता रहा हूँ, अभी ये इन्होंने जब कहा तो इन्होंने फिर मौका निकाला, जिन्ना का जिंद निकाल के दिया है। जिन्ना हम उसको इस देश का खलनायक मानते हैं। हमने भारत का हर जो भी जनता यहाँ मानती है, हर व्यक्ति मानता है कि खलनायक था, उसकी वजह से पाकिस्तान हुआ। डायरेक्ट टैक्सिंग से उसने कितने हिंदुओं को मरवा दिया था इसी दिन में, उसको लेके आए करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब की बार ध्रुवीकरण अगर मंदिर नहीं बन रहा तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, उनको फिर भी क्या इतराज था मंदिर में, फिर उन्होंने भड़काने की कोशिश की, फिर से द्वारा उसकी अपील करवाने की कोशिश की। तो ध्रुवीकरण कौन करता? जी, तो जिन्ना का जिक्र किया अखिलेश यादव ने, अब्बा जान का जिक्र किसने किया था?
हमसे पूछ रहे आपका? जी आपसे ही पूछा जा रहा। जी आपसे पूछ रही हूँ विजय खेरा जी कि अब्बा जान का जिक्र किसने किया था? जी वो तो मुलायम खतरनाक तो कहते हैं, वो तो खुद कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियां हमारी बेटियां हैं। लेकिन क्या शक है? तात्पर्य उनका क्या था ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वो तो अब्बा जान कहेंगे ही। जी आज वो जो आदमी कभी आज तक मंदिर के सेवा शुरू नहीं किया, क्या हो गया उसको? पैसा के साथ शुरू किया है, अब क्यों मंदिर गंदा बना शुरू करते हैं? क्यों? हिंदू मुस्लिम बराबर का दर्जा रहता है शासन में। योगी का मोदी के शासन में भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं होगा, वो भेदभाव खत्म हो गया। इस तरह से मुसलमानों का संसद मुझे उन्होंने गुमराह किया था, वो समझ चुके हैं इनकी हरकतें, क्योंकि ये 5 साल का शासन इसको बयां करता है। 5 साल का मोदी का शासन द्वारा और अधिक सांसदों से आया, ये बयां करता है क्या बयार की तोड़ बह रही है। अल्पसंख्यक समझ हैं कि उनको किस तरह लगा रहा था। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। चुनावों के नजदीक आते ही और जो विकास के मुद्दे हैं कहीं खो से गए हैं। आपका जो है बीजेपी खतरे में है, इसलिए आज आप ये बात कह रहे हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं, हम भारतीय हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम वसुधैव कुटुम्बकम के लोग हैं, जो पूरी पृथ्वी पर जो है जितने भी लोग हैं वो सब हमारे हैं। आप सबके अधिकार की बात करते हैं, कितनी सीटें आपने मुसलमानों में? बिल्कुल नहीं की। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, अगर हम सही मामले, मैं आपसे इसी बिल्कुल सहमत रहूंगा, अगर हम लोग जाति और धर्म से ऊपर के राजनीति करें तो मैं आपको बताऊं कि बेहतर प्रदेश और बेहतर राष्ट्र। आइए मिलकर हम लोग एक प्रयास करें कि पहले जो चीजें हैं उन्हें बदल के हम आज एक नए भारत के निर्माण की बात करें, जिसमें कि जाति और धर्म से ऊपर एक ही चीज हो, हम राष्ट्र का करें और राष्ट्र की बात करें। लेकिन ये चीज मसले सब मेरा जी आप भले आप हमसे सहमत देना देती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। सच्चाई तो यही है, ऐसे ही होना चाहिए और ये एक बहुत अच्छी चीज है अगर इस तरीके से आगे बढ़ा जाए तो। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब बातें एक ख्याली पुलाव सी लगती है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस पर बिल्कुल भी अमल नहीं करेंगी, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन सोच अगर अच्छी हो तो कुछ भी हो सकता है, अगर इस दिशा में पहल की जाए तो जाहिर तौर पर बेहतर होगा। लेकिन आने वाले वक्त के साथ देखना होगा आखिर क्या होता है। कुलभूषण जी, विजय खेरा जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जायरा जी कहना चाह रहा हूँ कि अरविंद जी ने जो बातें कही वो ठीक उसी तरह की बातें लग रही हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है, सबका साथ सबका विकास। इनका जो सबका है उसकी ही। चलिए विजय खेरा जी, आपको मैं मौका दूंगी, फिलहाल कुलभूषण जी को बोल लेने दीजिए। जी जी कहिए कुलभूषण जी। जायरा जी, दरअसल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आज उस नारे पर बेनकाब हो चुकी है जिसको वो उछालती रही, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास, और सभी को समझ में आ रहा है। ये अरविंद जी ने बहुत सही बात कही कि आज सत्ता जाती हुई दिख रही है, इसीलिए आप एक भय का आडंबर पैदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश में नहीं थी, जब देश में नहीं थी, तब 2014 से पहले सब सुरक्षित थे। 2014 के बाद अचानक हिंदू खतरे में आ गया, अचानक इस्लाम खतरे में आ गया, आज क्रिश्चियनिटी खतरे में आ रही है। 25 दिसंबर को जो घटनाएं देश में घटी और जिसपे एक बड़ी चिंता जाहिर हुई एक तबके के द्वारा, क्या ये डर का वातावरण नहीं पैदा किया जाता? फासिज्म की जो शुरुआत होती है, यूरोप में भी जो फाशीवादी ताकतों ने शुरुआत की थी वो इसी आधार पे होती है कि वर्गों में लोगों को बांटिए, जातियों में बांटिए, धर्मों में बांटिए और डर का माहौल पैदा करिए और उसके बाद अपनी राजनीति करिए। लेकिन आज बहुसंख्यक आबादी, मैं जोड़ना चाहता हूँ, अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक भी जान चुका है कि दरअसल ये वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए ये मुद्दे लाए जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं। कल मैं एक उदाहरण का सिर्फ जिक्र भर करूंगा कि एक रैली हुई जहां जेपी नड्डा साहब के बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे। पब्लिक उन होर्डिंग को रैली के तुरंत बाद तोड़ रही, लकड़ी निकाल के कह रही कि गैस तो मिलनी नहीं, लकड़ी इन होर्डिंग से हमें बहुत अच्छी मिल जाती है। तो पब्लिक ये जान रही है कि आज उसके जीवन का सच क्या है, शाम को रोटी चाहिए और भविष्य के लिए हमें अपने बच्चों की
अच्छी शिक्षा चाहिए, और अगर जो हम बीमार पड़े तो हमें स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विमर्श में, कहीं भी बातचीत में ये सब मामले नहीं है। इन्हें जातिगत सम्मेलन करने हैं, इन्हें धर्म के आधार पर विभाजन करना है, जो पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यक भी जान गए। यही कांग्रेस। चलिए ठीक है, विजय खेरा जी कह रहे हैं कि बहुसंख्यक भी जान गए हैं कि आखिर आपकी सरकार क्या कर रही है, असलियत पता चल गई है, क्या कहेंगे? तो मुद्दे की बात पर आइए, वो जाने के लिए हम आएगा ही, आप जीत जाएंगे, इसे छोड़ दिया आपको, तो आप करके रहिए। जी जी ठीक है, हमने क्या किया क्या नहीं किया बात इस पर ही की। फिलहाल हमें अभी पापा दुबक्का अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे तो उसको मैं याद आ गया जी, पापा का वो चरित्र याद आ गया। उनको भी याद होगा, रामायण में एक चैप्टर है काल नेमी राक्षस का। हनुमान जी के रास्ते में जड़ी बूटी लेने गए थे ना, तो साधु के कपड़े पहन के बैठ जाता उन्हें रोक लेती काल नेमी राक्षस। तो वही हाल इनका है। मतलब क्या बोल रहे हैं, कहा से ऐसे होते जनता ने कहा जिसे गिरी तरह। अभी ये नोट तो मोहर लगा थी, आपकी राशि कितनी सुनी नहीं, जनता लगा अभी उसको क्या क्या लिख गया क्या हम जाना नहीं चाहते, लेकिन जो सफलता इस शासन में हुई है वो देश में कोरोना को कंट्रोल करने में और उत्तर प्रदेश का नाम तो पूरी दुनिया WHO ने प्रशंसा की और ऑस्ट्रेलिया ने वो मॉडल मांगा सीखा। अरे वाह, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना विजय खेरा साहब, आपसे बेहतर कौन बता सकता है किसने मॉडल मांगा? गंगा में तैरती हुई लाशों का मॉडल कोई मांगेगा? ऑक्सीजन के लिए रोड पर गिरते और छटपटाते लोग। चलिए कुलभूषण जी, आप उनको बोलने दीजिए, आप अपनी बात रख चुके थे। नहीं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना जायरा जी, क्या बैठ के सुनते रहे? देखिए सभी पार्टियां अपने मुंह मियां मिट्ठू ही बनती है, ऐसी बात नहीं है। एक तथ्य देते हैं, उत्तर प्रदेश के मॉडल को किसने मांगा? एक नाम बता देना, पूरी दुनिया। चलिए एक एक करके बात करिए, बात समझ नहीं आ रही है। विजय खेरा जी आप अपनी बात रखिए जल्दी। मैंने तो नहीं किया, हम तो बात रख रहे थे, इन्होंने बीच में बोला है ना। मैं जब इनको आपको बता रहा था, कांग्रेस से जब इनका सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पुश्तैनी सीट से हार के भाग गए हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। यूपीए ने जो बर्बादी की है आपके सामने, हमने की होती तो हम द्वार नहीं आते। मोदी का नेतृत्व 3 बार लगातार गुजरात में और 1 बार सेंट्रल में रहने के बाद द्वारा फिर को हुआ है। आप जरा इस बात को समझिए ना। ये कहना आप हार गए, आपको मुद्दा हमने विकास के वो आयाम बना के रख दिए 5 साल में, 25 साल नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए कुलभूषण जी, बहुत समय की कमी है, बहुत संक्षिप्त में कुलभूषण जी आप जवाब दे सकते हैं। जी विजय खेरा जी, अपने मुंह में या मिट्टू बनने की जो बात कह रहे थे कि यूपी का मॉडल इतना अच्छा रहा जिसे पूरी दुनिया। विजय खेरा जी उन्हें बोल लेने दीजिए, समय नहीं है मेरे पास, बोल लेने दीजिए। चलिए ठीक है, जल्दी से अपनी बात रखिए कुलभूषण जी। लोगों को चाहिए था जो ऑटो रिक्शा में आगरा में एक महिला अपने पति के मुंह में ऑक्सीजन फूंक रही थी, वो मॉडल दुनिया को चाहिए था। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जनता छटपटा रही थी दूसरी, चलिए ठीक है, वो मॉडल चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने मुंह मियां मिट्ठू ही बनती हैं। अगर आप भी हैं तो आप भी अपनी तारीफ करेंगे, अरविंद जी भी अपनी पार्टी की तारीफ करेंगे, विजय जी भी अपनी पार्टी की तारीफ करेंगे, तो ये तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।